दोस्तों लास्ट सेशन में हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम जुडिशरी के एक और नए इनोवेशन जिसको हम ट्रिब्यूनल्स कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। ट्रिब्यूनल्स हमेशा से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे, इनको बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम हमेशा की तरह छोटे छोटे सब हेडिंग्स के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही छोटा चैप्टर है ना। तो इसमें बहुत सारी बातें जानने के लिए है नहीं, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप उन बातों को केवल याद करके एग्जाम में एक्सेल कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिब्यूनल्स के बारे में कुछ बातें, किसको किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के माध्यम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है ना। फिर ट्रिब्यूनल्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होता है। फिर दूसरे भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों से अलग दूसरे मामलों को देखते हैं, है ना। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इस सेशन के ख़त्म होते होते आपको ट्रिब्यूनल्स के बारे में वो सारी जानकारी मिल जाएगी जिसके लिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिब्यूनल्स के बारे में। ट्रिब्यूनल्स हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थे, इसको 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। आप देखेंगे कि जब ये अमेंडमेंट किया गया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट 14A ये ऐड किया गया, है ना। उसके बाद इस पार्ट में 14A में आप देखेंगे कि दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 323A एंड 323B। 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करता है, वहीं 323B जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों से अलग मामले हैं उनसे डील करने के लिए ट्रिब्यूनल्स के एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है। तो हम एक एक करके इन दोनों टाइप के ट्रिब्यूनल्स को देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की। आर्टिकल 323A पार्लियामेंट को इस बात के लिए एम्पावर करता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश कर सके, है ना। और ये इस्टेब्लिशमेंट इस पर्पस के लिए होता है कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के या किसी पब्लिक कॉरपोरेशन के या किसी स्टेट के लोकल बॉडीज के या किसी सेंटर के पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी पर्सन को जो कि उस सर्विस में अपॉइंटेड है, तो उस पर्सन की सर्विस से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स अगर उभर के आते हैं तो इन सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम, इन सारे डिस्प्यूट्स के एडजुडिकेशन का काम ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स करेगा। ठीक है, फिर चूंकि पार्लियामेंट को इस बात के लिए एम्पावर किया गया है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश करे, तो पार्लियामेंट ने अपने इसी पावर के अंडर में आप देखेंगे कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 पास किया, है ना। अब ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की अथॉरिटी देता है कि वो सेंटर के लेवल पे एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट के लेवल पे अलग अलग स्टेट्स में जो डिफरेंट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं उनको इस्टेब्लिश करे। तो हम अब देखेंगे सबसे पहले कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ये किस तरीके से काम करते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। आप देखिए कि सबसे पहले 1985 में ये जो एक्ट मैंने आपको बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985, इसी के माध्यम से सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को सेटअप किया गया था। इसका एक प्रिंसिपल बेंच आप न्यू दिल्ली में देखेंगे, लेकिन इसके अलग अलग एडिशनल बेंचेस आप डिफरेंट स्टेट्स में भी देखेंगे। ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है जिसको हम शॉर्ट में कैट कहते हैं, इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है उन मामलों में जो कि पब्लिक सर्वेंट्स के सर्विस मैटर से या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब ये जो कैट है इसका जुरिस्डिक्शन आप देखेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज तक, सेंट्रल सिविल सर्विसेज तक, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में सिविल पोस्ट है वहां तक, और जो डिफेंस सर्विसेज के सिविल एम्प्लॉयज हैं उन तक इसका जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करता है। बट जो डिफेंस फोर्सेस के मेंबर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स हैं या जो भी पार्लियामेंट के सेक्रेटेरियल स्टाफ हैं, वो इस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंडर में कवर नहीं होते। अब यहाँ पे मैंने कई सारे सर्विसेज की बात की, तो यहाँ पे ये समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सारे सर्विसेज में आता कौन है। सबसे पहले मैंने आपसे बात की ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। दोस्तों हमारे पूरे देश में ऑल इंडिया सर्विसेज में केवल और केवल 3 सर्विस आती है जिसका एग्जाम यूपीएससी लेता है। आप शायद उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज में आप देखेंगे एक तो आईएएस आता है, दूसरा आईपीएस आता है और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस आता है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज में आप देखेंगे कि इन तीनों के अलावा जो यूपीएससी में पोस्ट हैं, जैसे कि आईआरएस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, आईएफओएस है, इसके अलावा भी कई सारे सर्विसेज जो यूपीएससी जिसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो सारे सेंट्रल सिविल सर्विसेज में आते हैं।
फिर जो सिविल सेंटर के अंदर में भी कई अलग अलग सिविल पोस्ट होते हैं, तो वो भी इसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं। और जो डिफेंस सर्विसेज में सिविलियन एम्प्लॉयज़ है, इसका क्या मतलब है? सिविलियन एम्प्लॉयज़ का मतलब मान लीजिए कोई इंजीनियर हो गया जो कि डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च कर रहा है, कोई रिसर्चर हो गया, या फिर जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस सर्विसेज में संभालता है वो स्टाफ हो गए। तो ये सभी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन में शामिल होते हैं। ठीक है। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है इसका काम काफ़ी ज़्यादा है, ये बहुत सारे सर्विसेज को कवर करता है। इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे एक मल्टी मेंबर बॉडी के रूप में है, जिसमें कि एक चेयरमैन होता है और बाकी अलग अलग मेंबर्स होते हैं। इसके चेयरमैन बनने के लिए आपको मिनिमम एज 50 ईयर्स होना चाहिए। इसके चेयरमैन की अगर हम टेन्योर की बात करें तो इसका टेन्योर 4 साल का होता है या 70 ईयर्स तक, जो भी पहले हो वो वहाँ तक अपने टेन्योर अपने ऑफिस में बना रहता है। और जो इसके मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर भी 4 साल होता है, लेकिन जो मैक्सिमम एज है वो 67 ईयर्स है, ये आप ध्यान में रखेंगे। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इनका अपॉइंटमेंट एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे करती है। अब इस कमेटी में कौन कौन से मेंबर शामिल होते हैं ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो कैट है वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे काम करता है, ना कि सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908 पे काम करता है। ठीक है। अब नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल मैंने आपको फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया था। तो अगर आपको नेचुरल जस्टिस अच्छे से समझना है तो आप अपने स्क्रीन के राइट कॉर्नर में जो लिंक देख रहे हैं उस लिंक पे क्लिक करके आप नेचुरल जस्टिस वाले और फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए कि 1997 में चंद्र कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया। अब इस केस के बारे में मैंने आपसे हाई कोर्ट वाले चैप्टर में भी चर्चा की थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर या जजमेंट के अगेंस्ट में अगर अपील करना है तो वो अपील हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में हो पाएगा। अब डिवीजन बेंच में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, जिसको मैंने हाई कोर्ट वाले में चैप्टर में आपको बताया था। ठीक है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी अग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट यानी जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, उसको पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के पास वो केस जाएगा और हाई कोर्ट के बाद वो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो ये चंद्र कुमार केस 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में जाननी चाहिए वो मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करेंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश करने की पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है ना। अब इसकी पावर इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985 ही देता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को तभी इस्टेब्लिश करेगी जब उस कंसर्न स्टेट ने एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट इस रिगार्डिंग की हो। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर है। अब आप देखेंगे कि कैट की ही तरह जो सैट है यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसका भी जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके सर्विस मैटर से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होता है उस पर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉय के सर्विस से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट उभरा है तो उसको हम सीधा सीधा फर्स्ट इंस्टेंस में इस स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास लेके जा सकते हैं। दिस इज व्हाट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मीन। ठीक है। फिर जो एसएटीज होते हैं इनके चेयरमैन और मेंबर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट, आपको ध्यान में रखना है। और ये अपॉइंटमेंट भी उस कमिटी के रिकमेंडेशन के बेस पे होता है, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में। अब आप देखिए कि जो 1985 का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट था उसमें एक और प्रोविजन है, और वो ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी बनाया जा सकता है। ठीक है। तो ये सारी बातें हमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में जाननी थी, जो हमने यहाँ पे देखा। अब आप देखिए कि अभी तक हम बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में, जिसके बारे में आर्टिकल 323A में मेंशन्ड है। अब हम बात करेंगे अदर ट्रिब्यूनल्स के बारे में जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से अलग मामलों को देखते हैं। इसकी चर्चा आर्टिकल 323B में, ये आप ध्यान में रखेंगे। देखिए आर्टिकल 323B पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर इन दोनों को अथॉरिटी देता है कि वो इन सारे मामलों के लिए जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, टैक्सेशन हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, इंडस्ट्रियल लेबर हो गया, लैंड रिफॉर्म हो गया, इलेक्शन हो गया, फूड स्टफ हो गया, या फिर रेंट एंड टेनेंसी राइट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया। तो इन सारे डिस्प्यूट्स के एडजुडिकेशन के लिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इन दोनों को अथॉरिटी देता है आर्टिकल 323B कि वो ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश कर सके। ठीक है। तो आप देखेंगे कि 323A और 323B 3 मामलों में अब एक दूसरे से अलग है। सबसे पहला कि 323A जो है
वो पब्लिक सर्विस के मैटर के लिए केवल और केवल ट्रिब्यूनल्स के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, बट 323B जो है वो अदर मैटर्स के लिए भी ट्रिब्यूनल्स के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। आप देखिए कि 323A में आप देखेंगे पार्लियामेंट को केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के इस्टेब्लिशमेंट की पावर दी गई है, लेकिन आर्टिकल 323B में आप देखेंगे कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को जो भी उनके स्टेट लिस्ट के मामले होंगे उस पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो एक ट्रिब्यूनल बना पाएगी, और जो सेंट्रल लिस्ट के मामले होंगे उस पर पार्लियामेंट चाहे तो अपना एक ट्रिब्यूनल बना पाएगी। तो दोनों को आर्टिकल 323B के तहत ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश करने की अथॉरिटी दी गई है। तीसरा अंतर जो इन दोनों आर्टिकल में है वो ये कि 323 आर्टिकल के अंदर जो है वो सेंटर केवल और केवल एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश कर सकता है, और हर एक स्टेट के लिए एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश कर सकता है। लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी ट्रिब्यूनल्स की हायरार्की नहीं है, बट आर्टिकल 323 में आप देखेंगे जो भी अदर ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं उनमें एक हायरार्की देखी जा सकती है, हायरार्की क्रिएट की जा सकती है। तो ये हमने देखा अदर ट्रिब्यूनल्स के बारे में। अब यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत, बट यहाँ पे आपको ट्रिब्यूनल्स का इंपॉर्टेंस जानना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी मैंने आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंस बताया था कि सबऑर्डिनेट कोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, आप सेम पॉइंट्स को ट्रिब्यूनल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चैलेंजेस मैंने आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वाले चैप्टर में बताया था, जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के इंपॉर्टेंस को लिमिट करते हैं, उनको सीमित करते हैं, वो सारे चैलेंजेस जो हैं वो सारे पॉइंट्स आप ट्रिब्यूनल्स के केस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया, बिकॉज सारे पॉइंट्स को मैंने सबऑर्डिनेट कोर्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। अब आपका होमवर्क ये है कि आप जाके जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे और इस पर अपना एक नोट्स बनाएंगे, और यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी जो मेंस के लिए है मैंने आपको दे दिया है, ताकि ओवरऑल जो आपको ट्रिब्यूनल्स को लेके आपकी जो समझ होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट इस सवाल को हल सॉल्व करने के बाद आप जो है एक अच्छे पोजीशन में पहुंच पाएंगे। समझ गए? तो चलिए देखते हैं, अगले हम सेशन में मिलेंगे हम अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।